हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी साइकोलॉजी में। मैं त्रिलोकी कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया सेशन। पिछले सेशन हमने जाना था बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, जो 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। हमने देखा था चार्ज, पोटेंशियल, वोल्टेज के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। आज देखेंगे हम बेसिक सर्किट, डीसी सर्किट क्या होता है। डीसी सर्किट इसके बारे में पहले नॉर्मल नॉलेज लेते हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में जान लेते हैं, फिर बाद में देखेंगे इसके बारे में डिटेल से देखेंगे क्या होता है डीसी सर्किट बारे में। डीसी सर्किट में क्या होता है, किरचॉफ लॉ, ओम्स लॉ, वोल्टेज डिवाइडर, करंट डिवाइडर, ये आगे हम जानेंगे। तो सबसे पहले बेसिक डीसी सर्किट के बारे में इंफॉर्मेशन देखिए। डीसी सर्किट, डीसी सर्किट डीसी परिपथ, डीसी परिपथ। सर्किट बेसिकली 2 तरह के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, एसी सर्किट और डीसी सर्किट। एसी सर्किट एसी वोल्टेज पर काम करते हैं और डीसी सर्किट डीसी वोल्टेज पे काम करते हैं। तो आज हम देख रहे हैं डीसी सर्किट। तो आइए देखते हैं डीसी सर्किट में क्या होता है। डीसी सर्किट बेसिकल है रेजिस्टेंस से मिलकर बना होता है। इसमें जो मेन एलिमेंट होता है वो रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि जो इंडक्टर और कैपेसिटर होते हैं वो डीसी पर वर्क नहीं करते हैं, इसलिए डीसी सर्किट में मेन एलिमेंट होता है रेजिस्टेंस। तो आइए इसके बेसिक टर्म के बारे में जानते हैं। मान लीजिए एक मैं सर्किट बनाता हूँ। इसमें इस सर्किट में R1, R2, R3, R4 4 रेजिस्टर्स लगे हुए हैं। चार रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, 2 वोल्टेज सोर्स लगे हुए हैं, V1, V2। A, B, C, D, E, F। सबसे पहले हम जानेंगे कि ब्रांच क्या होती है। बेस सर्किट में ब्रांच क्या होती है। ब्रांच हिंदी में बोलते हैं शाखा। तो सर्किट में देखते हैं ए और बी जो किसी एक एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू सर्किट, सर्किट के अनुसार ए बी ब्रांच है। ए बी एक ब्रांच है सर्किट की। ए बी ब्रांच है जिसमें कोई एक एलिमेंट लगा होता है। 2 पॉइंट के बीच में एक एलिमेंट लगा था, उसे बोलते हैं ब्रांच। नोड देखते हैं। नोड एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से करंट डिवाइड होती है, देखते हैं करंट यहां आएगी, ये करंट के लिए यहां पर 3 रास्ते हैं, यहां पर भी ये। तो इसका मतलब नोड हो गया C, D नोड हो गए, सर्किट के नोड हो गए। अब देखते हैं लूप। लूप होता है एक ऐसा
जिसमें एक पूरा एक कंप्लीट सर्किट आ जाए, उसे बोलते हैं लूप। जैसे ए बी डी सी और ए, जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पर आकर ख़त्म किए, तो ये हो गया लूप, ये हो गया लूप। ये लूप 1 है और ये लूप 2, लूप 1 L1, लूप 2 इसमें स्टार्ट करते हैं ई, कहीं से भी स्टार्ट कर दो, ई एफ डी सी ई, ये हो गया लूप सेकंड। सर्किट में 2 लूप हैं, इसको मैश भी बोल देते हैं, लूप या मैश, लूप या मैश। जो हमारे सर्किट में एलिमेंट होते हैं उनके बारे में आप और ज़्यादा डिटेल से पढ़ते हैं। एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, आर, एल और सी, इनके बारे में देखते हैं, एलिमेंट कैसे कैसे होते हैं। तो इसको रफ करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट। तो ये एलिमेंट इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इनके ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो सबसे पहला आता है एलिमेंट लीनियर एंड नॉन लीनियर। हिंदी में बोलते हैं रेखीय और अरेखीय, अरेखीय, रेखीय और अरेखीय। क्या होता है लीनियर और नॉन लीनियर एलिमेंट? ये होता है इनकी जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स बनाते हैं, इनका जब हम ग्राफ खींचते हैं, तो ग्राफ खींचने पर इनकी जो आता है ग्राफ, एक स्ट्रेट लाइन आती है, सीधी लाइन आती है। वो भी कहाँ से आती है? ऑरिजिन पॉइंट से, 0 से स्ट्रेट लाइन आती है, तो वो होते हैं लीनियर। जैसे बी आई माइनस बी, तो इस ग्राफ को बोलेंगे हम लीनियर ग्राफ, इस ग्राफ को बोलेंगे हम लीनियर। ये लीनियर एलिमेंट का ग्राफ है, लीनियर। जो थ्रो आउट ऑरिजिन से जाए, 0 से जाए, ये है 0 ऑरिजिन पॉइंट, ऑरिजिन पॉइंट, ऑरिजिन पॉइंट 0,0 होते हैं। तो 0 से थ्रो आउट स्ट्रेट लाइन लीनियर होते हैं। नॉन लीनियर होते हैं जो 0 से, मतलब जो जिनका लाइन स्ट्रेट ना हो, जिनकी लाइन स्ट्रेट ना हो, जैसे ये हो गया, ऐसे बना दिया, या ऐसे बना दिया। लीनियर एलिमेंट के लिए ग्राफ हमेशा स्ट्रेट होना चाहिए, कंडीशन ये होनी चाहिए, लाइन हमेशा स्ट्रेट होनी चाहिए और 0 से पास करनी चाहिए लाइन। ये 0 से तो पास कर रही है लेकिन लीनियर नहीं है, तो ये हो गया नॉन लीनियर, ये हो गया नॉन लीनियर, नॉन लीनियर, नॉन लीनियर। तो नॉन लीनियर के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं? तो एग्जाम्पल लिख लीजिए। नॉन लीनियर के एग्जाम्पल होते हैं
डायोड, नॉन लीनियर के एग्जाम होते हैं डायोड, डायोड, यहाँ लिख लीजिए ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर, बीजेटी, थायरिस्टर, थायरिस्टर, ट्रायोड, ये सब नॉन लीनियर एलिमेंट्स के एग्जाम्पल हैं। ये आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक नॉन लीनियर एलिमेंट है, तो इनमें से ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो आपको पहचानना है। और लीनियर के एग्जाम्पल हैं, आपको बताता हूँ लीनियर के एग्जाम्पल। लीनियर आर रेजिस्टेंस, इंडक्टर एल और सी। आर और एल और सी इन तीनों को छोड़कर बाकी सभी नॉन लीनियर एलिमेंट होते हैं। केवल आर एल सी ही लीनियर की कैटेगरी में आते हैं। तो इनको याद रखना है कि लीनियर एलिमेंट कौन से हैं, आर एल एंड सी। तो लीनियर और लीनियर का कंसेप्ट आपके क्लियर हुआ। मैं इसको रफ करता हूँ, आगे देखते हैं। लेटरल और बाइलेटरल, एक दिशीय और द्विदिशीय एलिमेंट, लेटरल और बाइलेटरल। बाई लेटरल एंड यूनी लेटरल। द्विदिशीय और एक दिशीय। हिंदी में बोलते हैं द्विदिशीय और एक दिशीय। ये दूसरा हो गया। बाइलेटरल यूनिलेटरल कौन से होते हैं? बाइलेटरल एलिमेंट वो होते हैं जिनका इम्पीडेंस पूरे थ्रू आउट रीजन एक जैसा हो, मतलब पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, सेम हो, थ्रू आउट सेम हो। जैसे ये 0 से जा रहा है, V I माइनस V माइनस I, तो यहाँ का जो इम्पीडेंस आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये पहला क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। पहले क्वाड्रेंट पे होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, इसमें नेगेटिव नेगेटिव होते हैं, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं। तो इसके हिसाब से इसका जेड बराबर होगा पॉजिटिव बी और पॉजिटिव आई, बी बाई आई। और इसका होगा इम्पीडेंस नेगेटिव बी और नेगेटिव आई, माइनस से माइनस साइन कैंसिल, बी बाई आई। तो आपने यहाँ पर देखा जो इसका इम्पीडेंस है पूरी एक लाइन का सेम आ रहा है, सेम आ रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव। तो इस एलिमेंट को बोलेंगे हम, इस एलिमेंट को बोलेंगे बाइलेटरल, बाइलेटरल। बाइलेटरल। और यूनिलेटरल क्या होगा? यूनिलेटरल के लिए एक और मैं बताता हूँ। यूनिलेटरल ये यहाँ पर जेड बराबर होगा बी बट्टे आई, और यहाँ पर जेड बराबर होगा बी माइनस बी आई माइनस आई। तो यहाँ पर बी प्लस का है और आई माइनस का है, तो क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। तो ये यूनिलेटरल हुआ, ये हुआ यूनिलेटरल। तो बाइलेटरल और यूनिलेटरल आपकी समझ में आया होगा। ये डीसी सर्किट के एक बेसिक कंसेप्ट हैं जो आपको पता होना चाहिए, जो आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट है इसका
एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट, इसके बारे में देखते हैं। आशा करता हूं आपकी समझ में आ रहा होगा। लेटरल बाइलेटरल, तीसरा है एक्टिव और पैसिव, एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट। एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट। हिंदी में बोलते हैं सक्रिय तथा निष्क्रिय, निष्क्रिय तत्व, सक्रिय तथा निष्क्रिय तत्व। एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट। एक्टिव एलिमेंट वो होते हैं जो, एक्टिव एलिमेंट वो होते हैं जो पूरे रीजन में, या तो कैरेक्टरिस्टिक्स के पूरे रीजन में नेगेटिव इम्पीडेंस शो करें, नेगेटिव इम्पीडेंस शो करें। तो देखते हैं नेगेटिव इम्पीडेंस। V माइनस V, I माइनस I, Z इजिकल टू प्लस V अपॉन I, Z इजिकल टू प्लस V अपॉन माइनस I, यानी नेगेटिव इम्पीडेंस पॉजिटिव इम्पीडेंस। तो ये क्या हुआ, ये हुआ एक्टिव एलिमेंट, क्योंकि इसका पूरे रीजन में इम्पीडेंस नेगेटिव है। और पैसिव एलिमेंट वो होते हैं जिनका पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स में इम्पीडेंस पॉजिटिव हो। जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, ये B माइनस B, I माइनस I, Z इजिकल टू प्लस B अपॉन प्लस I बड़ा पॉजिटिव इम्पीडेंस। और ये Z इजिकल टू माइनस B अपॉन माइनस I इजिकल टू पॉजिटिव इम्पीडेंस, माइनस से माइनस कैंसिल तो पॉजिटिव। तो देखा पूरे रीजन पर इसका इम्पीडेंस पॉजिटिव है, तो ये एलिमेंट हुआ पैसिव एलिमेंट। तो आगे बात करते हैं हम इन एलिमेंटों के बारे में। जो लीनियर एलिमेंट है RLC, तो हम बात करते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। क्या होता है रेजिस्टेंस, तो देखते हैं रेजिस्टेंस। इसको रफ करते हैं। रेजिस्टेंस हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोध, प्रतिरोध। रेजिस्टेंस एक ऐसा प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की जो करंट को अपोज करता है, करंट को अपोज करता है मतलब करंट का विरोध करता है, उसमें जाने से उसे करंट को रोकता है। तो ये एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है। तो लिखते हैं रेजिस्टेंस प्रतिरोध धारा के मार्ग में एक अवरोध, अवरोध मतलब रुकावट उत्पन्न करता है। इसे R से प्रदर्शित करते हैं, R से प्रदर्शित करते हैं। मात्रक इसका होता है ओम, मात्रक होता है ओम। सिंबल ऐसे ऐसे बनाते हैं। तो देखा
प्रतिरोध धारा के मार्ग में एक अवरोध उत्पन्न करता है। मात्रक स्थान होता है इसका ओम। धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने वाले गुण को प्रतिरोध कहते हैं। हम बात कर रहे थे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ, जब कोई कंडक्टर है उसकी फिजिकल कंडीशन कौन सी? टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ताप, दाब और आयतन यदि कांस्टेंट हैं तो उस चालक से फ्लो होने वाला करंट उस पर लगे वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होता है, यानी समानुपाती होता है। तो मैं आपको इससे एक सर्किट बनाकर समझाता हूँ क्या होता है। ये सिंपल सर्किट है। एक चालक तार है, ये एक कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस R है। इसका विभवांतर B है और बहने वाली करंट I। तो ओम्स लॉ के अनुसार मैं लिख देता हूं इसकी कंडीशन। कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन कौन सी? टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम। कंडक्टर का टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और कांस्टेंट है। तो इस चालक से जो विभवांतर है, जो चालक के सिरों पर जो विभवांतर है, ये इसमें चालक में बहने वाली करंट के प्रोपोर्शनल होगा, उसके प्रोपोर्शनल होगा। तो ये ओम्स लॉ है। ये इसको हम लिख देते हैं या और V/I इक्वल टू कांस्टेंट। यदि कोई कांस्टेंट हटता है तो उस पर एक नियतांक आता है कांस्टेंट, उसे बोलते हैं हम R। तो ये हो गया R। तो यहाँ से हो गया V/I R। ये ओम्स लॉ है, कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। कौन सी कंडीशन कांस्टेंट होनी चाहिए? टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, तभी ओम्स लॉ हमारा फॉलो होगा। अगर टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम ये कंडक्टर के कांस्टेंट नहीं हैं तो ये ओम्स लॉ फॉलो नहीं होगा, ओम्स लॉ फेल हो जाएगा। तो ये कांस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। आगे चलते हैं ओम्स लॉ के, ये कैसे हम मान लें कि ये ऐसा होता है। तो हम चलते हैं ओम्स लॉ के सत्यापन पर, कैसे इसे प्रूव करेंगे। तो प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ यहाँ देखते हैं। ओम के नियम का सत्यापन। ओम के नियम का सत्यापन। तो ओम के नियम का सत्यापन, तो इसके लिए मैं सर्किट बनाता हूं। देखिए ये एक आमीटर लगाया जो इस सीरीज क्रम में लगा होता है। ये हमारा कंडक्टर है, इसके अक्रॉस वोल्ट मीटर लगाया और पूरे सर्किट को, ये एक स्विच है, ये वोल्टेज सोर्स द्वारा कनेक्ट कर दिया, वोल्टेज सोर्स द्वारा कनेक्ट कर दिया। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इस
ये है कंडक्टर, कंडक्टर, ये है कंडक्टर, जिसका रेजिस्टेंस मैंने मान लिया आर ओम, रेजिस्टेंस मान लिया आर ओम। ये है एक रियोस्टेट, क्या? रियोस्टेट, हिंदी में बोलते हैं धारा नियंत्रक, धारा नियंत्रक। पॉजिटिव नेगेटिव 20 वोल्ट की बैटरी है। तो यहाँ पर हम ओम्स लॉ का कैसे फॉलो करेंगे देखते हैं। जब हम स्विच को ऑन करेंगे तो यहाँ से स्विच को ऑन किया, स्विच को ऑन किया तो यहाँ से करंट फ्लो होने लग जाएगी, करंट यहाँ से जाएगी, यहाँ से जाएगी। मानना ये करंट हमारी, मैं अपनी ये तरफ से बोल, मानना ये करंट हमारी 0.5 एम्पियर है, 0.5 एम्पियर है। तब इसके अक्रॉस वोल्टेज मान लिया मैंने 2 वोल्ट आया, किसके अक्रॉस? आर के अक्रॉस 2 वोल्ट आया, क्योंकि हमारा कंडक्टर यही है, वोल्टेज इसी के अक्रॉस लेने हैं। अब धारा नियंत्रक का हम यूज करेंगे। धारा नियंत्रक क्या है? धारा नियंत्रक से इसे हम कम बढ़ती करेंगे, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करेंगे रेजिस्टेंस का, तो क्या होगा, ये करंट जो है बढ़ेगी और घटेगी। तो माना करंट अब होगी हमारी 1 एम्पियर। यहाँ पर मैं इसका रेजिस्टेंस निकाल लेता हूँ। R इक्वल टू हो गया V/I बराबर 2/0.5 4 ओम। कितना आया? 4 ओम। जी 4 ओम तब आया जब हमने रियोस्टेट को एज इट इज रखा। अब रियोस्टेट का उपयोग करके हमने करंट को बढ़ाकर 1 एम्पियर कर दिया, करंट को बढ़ाकर 1 एम्पियर कर दिया, तो इसका वोल्टेज हो गया 4 वोल्ट। कंडक्टर का अक्रॉस वोल्टेज हो गया 4 ओम। आर निकालते हैं, 4/1 बराबर 4 ओम। ऐसे ही और रेजिस्टेंस को और करेंगे हम, इसका वैल्यू को कम करेंगे रेजिस्टेंस की, तो इसका 2 एम्पियर आ जाएगा, ये 8 वोल्ट। आर बराबर आ जाएगा 4 ओम, आर बराबर 4 ओम। तो ऐसे ही हम इसका करते जाएंगे, वैल्यू लेते जाएंगे, रीडिंग लेते जाएंगे, और लास्ट में क्या होता है, लास्ट में एक ग्राफ पेपर लेंगे, लास्ट में एक ग्राफ पेपर लेंगे और ग्राफ पेपर पर इसको डिनोट करते जाएंगे। यहाँ पर लेंगे हम B की वैल्यू, यहाँ पर लेंगे I की वैल्यू, यहाँ पर B की वैल्यू, वाई एक्सिस पर B की वैल्यू, एक्स एक्सिस पर I की वैल्यू। तो यहाँ पर हमने ली 0.5, तब हमारा वोल्टेज था 2 वोल्ट। मिलाएंगे, ये आ गई एक, फिर आई वैल्यू आई 1 एम्पियर, तब वोल्टेज था 4 वोल्ट। ये फिर वैल्यू थी हमारी करंट की 2 एम्पियर, और ये था 8 वोल्ट। ये तब इन तीनों पॉइंटों को मिलाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी, एक स्ट्रेट लाइन आएगी। अगर स्ट्रेट लाइन आ रही है तो समझ लेना हमारा ओम का लॉ फॉलो हो रहा है। स्ट्रेट लाइन आने पर ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है। तो आपने समझा ओम्स के नियम का प्रूफ कैसे कैसे हो रहा है और ओम्स का लॉ। आगे देखते हैं हम रेजिस्टेंस के बारे में कि रेजिस्टेंस कौन कौन से पैरामीटर पर डिपेंड करता है। तो आइए देखते हैं। इसे मैं रफ करता हूं, समझ में आया होगा आपके। जो ये अगला पॉइंट है, ओम्स जो रेजिस्टेंस है वो कौन कौन से पैरामीटर पर डिपेंड करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट टॉपिक है ये, इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो ज़रा ध्यान से इसको समझना। अगर कोई चीज़ समझ में ना आए
तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर पूछना, उसका जवाब ज़रूर मिलेगा। तो देखते हैं। प्रतिरोध की विभिन्न कारकों पर निर्भरता, विभिन्न कारकों पर निर्भरता मतलब जो रेजिस्टेंस है वो कौन कौन से पैरामीटर पर डिपेंड करता है। तो हम देखेंगे R बराबर होता है, R बराबर होता है रो L अपॉन A। तो इससे पता पड़ता है, इस फार्मूले से पता पड़ता है कि जो हमारा R है, जो हमारा R है प्रोपोर्शनल होता है L के, प्रोपोर्शनल होता है L के। प्रोपोर्शनल का मतलब है यदि किसी कंडक्टर की लेंथ बढ़ेगी, L यहाँ पर लेंथ है, कंडक्टर की लेंथ, लंबाई, ये कंडक्टर का एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया। तो कंडक्टर की लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। ये पहला डिपेंडेंसी है। दूसरा डिपेंड करता है R इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया के, क्रॉस सेक्शनल एरिया के। अगर किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया को बढ़ाएं, यदि कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया को बढ़ाएं तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। और यहाँ पर इसे बोलते हैं प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, या विशिष्ट प्रतिरोध। इंग्लिश में बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रो। तो जो प्रतिरोधकता है, विशिष्ट प्रतिरोध है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, वो एक पर्टिकुलर मटेरियल का फिक्स होता है, ये कांस्टेंट होता है, ये बदलता नहीं है। तो ये बदलता नहीं है। तो इस तरह R प्रोपोर्शनल होगा L अपॉन A के, R प्रोपोर्शनल होगा L अपॉन A के। तो और एक और डिपेंडेंसी होती है प्रतिरोध, प्रतिरोध टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, प्रतिरोध टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। तो आगे चलते देखते हैं हम जो प्रतिरोधों के कनेक्शन को, आगे रेजिस्टेंस के कनेक्शन को देखते हैं कि कैसे कैसे कनेक्शन रेजिस्टेंस में होते हैं। तो चलते हैं रेजिस्टेंस के कनेक्शन की ओर। कनेक्शन से पहले हम थोड़ी सी और थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। कंडक्टेंस होता है, चालकता होती है, ये विशिष्ट चालकता होती है। तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं वो क्या होता है। और इनका एक ग्राफ वगैरह भी होता है। अगर ये प्रोपोर्शनल है, लेंथ प्रोपोर्शनल है, तो इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगा V और I का। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो इस ग्राफ आएगा ऐसे, इसका ग्राफ आएगा ऐसे V और I। इम्पोर्टेंट है, पूछ लेता है कि इसका ग्राफ दे देगा, पूछे इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, ये प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ है या एंटी प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ है। प्रतिरोधकता की डेफिनेशन लिख लेते हैं, क्या होता है यहीं पर लिख लेते हैं हम। डेफिनेशन
स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की, R बराबर रो एल अपॉन ए। यदि मैं कोई कंडक्टर लेता हूँ जिसकी लेंथ 1 मीटर हो तथा उसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो तो तब R 1/1 R बराबर हो जाएगा रो। यानी विशिष्ट प्रतिरोध वह प्रतिरोध है जो किसी कंडक्टर की 1 मीटर लंबाई तथा 1 मीटर स्क्वायर वाला एरिया वाला कंडक्टर लें तो उसका जो प्रतिरोध होगा वही उसका स्पेसिफिक प्रतिरोध होगा। कब? 1 मीटर और 1 मीटर स्क्वायर वाले कंडक्टर के लिए। तो यहाँ पर हम यूनिट देख लेते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध की यूनिट मात्रक देखते हैं। R बराबर रो एल अपॉन ए, यहाँ से रो निकाल लेंगे तो रो बराबर हो जाएगा R इंटू ए अपॉन एल। R का मात्रक होता है ओम, एरिया का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, लेंथ का मात्रक होता है मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल, तो ओ मात्रक आ जाएगा इसका ओम मीटर। प्रतिरोधकता का मात्रक आ जाएगा ओम मीटर। आगे चलते हैं हम चालकता के बारे में। चालकता क्या होती है, आशा करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा। देखते हैं चालकता, इसे मैं रफ कर रहा हूँ। चालकता बेसिकली प्रतिरोध का जस्ट अपोजिट होता है, उल्टा होता है। चालकता प्रतिरोध का उल्टा होता है। प्रतिरोध करंट फ्लो होने को रोकता है और चालकता कंडक्टेंस करंट फ्लो होने में हेल्प करती है। तो करंट फ्लो होने में हेल्प करती है। चालकता कंडक्टेंस इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस के अपोज को कंडक्टेंस कहते हैं। करंट के रेजिस्टेंस के अपोज को कंडक्टेंस बोलते हैं। तो R इजिकल टू 1/G। जी से प्रदर्शित करते हैं, जी से प्रदर्शित करते हैं, कंडक्टेंस को जी से प्रदर्शित करते हैं। तो जी बराबर हो जाएगा 1/R। जी बराबर हो जाएगा 1/R। यूनिट मात्रक हो जाएगा इसका, मात्रक हो जाएगा 1/R, यानी 1/ओम इनवर्स। या ओम इनवर्स को बोलते हैं मोह। ओम इनवर्स को बोलते हैं मोह। इसका सिंबल है ऐसे। या एक और मात्रक है इसका सीमेंस। एक और मात्रक है सीमेंस। एक और मात्रक है सीमेंस। तो कंडक्टेंस का मात्रक पूछा जाता है कि इसका मात्रक क्या है, तो एक सीमेंस इसका एक मात्रक है कंडक्टेंस का। तो आगे चलते हैं कंडक्टेंस के बाद में विशिष्ट कंडक्टेंस, यानी जैसे विशिष्ट प्रतिरोध होता है ऐसी विशिष्ट चालकता होती है। विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस।
जैसे रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, वैसे ही स्पेशली इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो सिग्मा प्रोपोर्शनल होगा 1/ρ के, यानी सिग्मा बराबर हो जाएगा 1/ρ। 1/, मात्रक इसका निकालते हैं, मात्रक हो जाएगा इसका 1/, ओम का ओम मीटर, तो ओम मीटर इनवर्स, एक मात्रा इसका हो गया ओम मीटर इनवर्स। दूसरा मात्रा हो जाएगा इसका दूसरा मात्रा हो जाएगा सीमेंस प्रति मीटर, सीमेंस प्रति मीटर, सीमेंस प्रति मीटर। तो आज हमने देखा कुछ डीसी सर्किट के बेसिक टर्मिनोलॉजी और रेजिस्टेंस के बारे में। तो आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले सेशन में हम जानेंगे रेजिस्टेंस के कनेक्शन के बारे में, सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है रेजिस्टेंस में। तो अगले सेशन में हम देखते हैं। तो अगर आपको मेरा सेशन ये पसंद आया हो तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें, और आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।